जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 31 दिसंबर तक टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू का बीमा करवा सकते हैं किसान भाई। दरअसल रबी सीजन में पुनर्गठित मौसम आधारित सब्जियों का बीमा शुरू हो रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा आवेदन करने वाले किसानों का बीमा कराया जा रहा है, तो वही किसान ऑनलाइन माध्यम से भी बीमा कर सकते हैं। रबी सीजन में टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू का बीमा किया जा सकता है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर रखी गई है। उद्यानिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रबी सीजन में सब्जियों का मौसम आधारित फसल बीमा कराया जा रहा है। बारिश हो या फिर ओलावृष्टि से अगर नुकसान पहुंचता है तो किसानों को प्रीमियम के आधार पर बीमित फसल द्वारा अनुदान दिया जाएगा। मौसम आधारित सब्जियों के नुकसान होने पर भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किसानों को प्रीमियम के आधार पर मुआवजा राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस योजना शुरू होने से ही पहले बंद हो चुकी है, जहां 1 लाख स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलना तय हुआ था। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस योजना शुरू कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही फ्री बस योजना शुरू होने से पहले ही बंद हो गई है। इस योजना से प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले तकरीबन 1 लाख छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलता। पिछली सरकार ने 15 अगस्त के मौके पर यह घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के तहत प्रदेश भर के स्टूडेंट्स को कॉलेज तक आने और जाने के लिए बस में लगने वाला किराया माफ किया जाना था। योजना का लुत्फ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने ही वाले थे और अब ना तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ना ही फ्री पास होंगे। इसके अलावा अगस्त में घोषणा होने के बाद इस योजना पर सितंबर में काम होना शुरू हो गया था। साय मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है, जहां भाजपा नेतृत्व ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल 7 मंत्रियों को यहां पर पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें 4 पुराने और 3 नए शामिल हो सकते हैं। साय मंत्रिमंडल के विस्तार के भाजपा का नेतृत्व ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रिमंडल को फिलहाल 10 मंत्रियों तक ही सीमित रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और साथ ही अब बात करें कुल 13 पद हैं, लेकिन भाजपा फिलहाल 3 पद को खाली रखना चाह रही है। संकेत है कि पुराने मंत्रियों में से 4 और 3 नए मंत्रियों को शपथ की पद दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री को और साथ ही 2 उप मुख्यमंत्रियों ने पहले ही अपनी पद की शपथ ले ली है। इस तरह 10 मंत्री वर्तमान में काम करेंगे। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व से अगर बात करें तो 3 मंत्रियों के नामों का चयन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए भाजपा ने 40 और 60 का अनुपात बनाया है, यानी 10 मंत्रियों में से 4 पुराने होंगे और 6 जो है नए होने वाले हैं। अगर इस फॉर्मूले के तहत नाम तय किए गए तो पुराने 4 मंत्रियों को साय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो 3 नए विधायकों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर के फिलहाल स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि राजभवन को मंत्रिमंडल के शपथ की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन दिन और समय को लेकर अभी भी अनिश्चितताएं हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद यानी 22 और 23 जो है दिसंबर को शपथ दिलाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के घर पर सभी पहुंचेंगे और इसमें 14 पहली बार एमएलए बने जा चुके हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है मंगलवार को होने वाली है और इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित कांग्रेस के सभी 35 विधायक शामिल होंगे। सभी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष का परिचय होगा और इसे कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वही बात करें बैठक की तो ये शाम 7 बजे आज आयोजित होगा डॉक्टर चरणदास महंत के निवास में। सभी विधायक बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ रात्रि भोज करेंगे। साथ ही आने वाले दिनों में कांग्रेस के विधायक किस तरह से काम करेंगे इसको लेकर चर्चा की जाएगी। खासकर विधायकों में एकजुटता बनाने के लक्ष्य पर बातचीत होगी। 16 दिसंबर को ही चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वे शक्ति विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने उनके साथ ही दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पास वैसे तो 35 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 14 विधायक पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। बाकी 21 आधे से ज्यादा तो दूसरी बार विधायक बने हैं। ये सभी विधायकों से बतौर नेता प्रतिपक्ष महंत पहली बार 1-to-1 मुलाकात करेंगे।
रायपुर से लेकर विशाखापट्टनम का सफर 7 घंटे में ही तय होगा। 400 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 3 राज्यों को जोड़ेगा। वन्य जीवों के लिए 27 साउंड प्रूफ अंडरपास भी बनाए जाएंगे। भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे राजधानी रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ेगा। इसके बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही हाईटेक सड़क होने की वजह से जंगली जानवरों को परेशानियां भी नहीं होंगी। परियोजना के फेज 1 में 400 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है। यह रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के पास सब्बावरम पर खत्म होगा। कॉरिडोर बनने से छत्तीसगढ़ सीधे उड़ीसा से जुड़ पाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2023 में इसका शिलान्यास किया था। ये कॉरिडोर 2024 के अंत तक पूरा हो सकता है। वहीं ये पूरी सड़क हाईटेक होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां आराम से दौड़ सकती हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। इसके निर्माण में जंगली जानवरों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस 6 लेन कॉरिडोर में जानवरों के लिए 27 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। इन अंडरपास के जरिए एक छोर से दूसरे छोर तक जानवर आना जाना कर सकते हैं। वहीं महज 7 घंटे में ही रायपुर से विशाखापट्टनम जाया जा सकता है। अवैध मांस और मटन की दुकानों पर अब ताला लगने वाला है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि सख्त कार्यवाहियां की जाएंगी। दरअसल शहर में जहां तहां मनमानी तरीके से मांस मटन की दुकानें और ठेले खुल गए हैं। ऐसी जगहों पर ना तो नगर निगम से अनुमति ली गई है और ना ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसे देखते हुए निगम का दस्ता 1 से 2 दिन के अंदर शहर भर में कार्यवाहियां करने निकलेगा। संतोषी नगर के तरुण बाजार और साथ ही एक साइड मांस जो है दुकानों के लिए तय की गई थी, परंतु अब मुख्य रोड के तरफ गुमटी में बेचने का कारोबार चल रहा है। ऐसा सभी जगहों को देखने को मिल रहा है और इन सभी जगहों को बंद कराने की चेतावनी निगम प्रशासन ने पहले ही दे रखी है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से जिला और निगम प्रशासन काफी सक्रिय है। सड़कों को अवैध ठेले और गुमटियां हटाने की कार्यवाहियां अब ठंडी पड़ने लगी है। ऐसे में जो जहां जिस सड़क के किनारे अपना टीहा लगाता था वह उन पर भी जगहों पर पहुंच चुके हैं। पंडरी रोड के लोधीपारा चौक और ट्रैफिक जाम होने की वजह यही बड़ी वजह थी, जहां 3 से 4 दिनों तक आवाजाही सामान्य हो गई थी, परंतु अब चौक के पास एक बार फिर से ठेले लगने लगे हैं। इसी तरह शहर में फिर से पहले जैसी ही अव्यवस्था सड़कों पर निर्मित होने लगी है, जिसको लेकर एक बार फिर से कार्यवाहियां करने नगर निगम की टीम निकलने वाली है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से आ रही है, जहां डायरिया की वजह से 50 लोग बीमार हैं, जिनमें से 7 के हालात बेहद गंभीर है। भिलाई में लगातार उल्टी और दस्त के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके लिए दवाइयां भी बांटी गई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर से डायरिया ने दस्तक दी है। भिलाई के अलग अलग इलाके में 50 से ज़्यादा लोग डायरिया की चपेट में हैं। 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनके हालात बेहद गंभीर है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी आ रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मरीज भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में मिले हैं। वहीं रविवार को यहां वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार में अचानक कई लोगों के बीमार होने की सूचना मिली थी। जब स्वास्थ्य विभाग और निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो लोगों को उल्टी और दस्त से पीड़ित पाया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तुरंत लोगों को प्राथमिक इलाज देने के साथ ही दवाइयां भी वितरित की हैं। 51 करोड़ से 132 सड़कों का डामरीकरण किया जाना था। 31 सड़कों पर अब चलना मुश्किल है। दरअसल अंडरग्राउंड केबलिंग और 24 घंटे पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने, सड़कों की खुदाई करने के बाद निगम ने शहर की 132 सड़कों के डामरीकरण के लिए 51 करोड़ का टेंडर जारी किया था। बारिश की वजह से ये सड़कें और खराब हो गई थी। इस वजह से मानसून खत्म होने के तुरंत बाद इन सड़कों का डामरीकरण पूरा होना था, लेकिन अक्टूबर और नवंबर बीतने के बाद भी शहर की तकरीबन 31 सड़कों पर अब तक डामरीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से इन सड़कों पर लोगों का चलना दूभर होता जा रहा है। इसी के साथ ही इन खराब सड़कों पर पिछले 6 महीने से लोगों का चलना मुश्किल है। निगम का दावा था कि 1 महीने में ही डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। निगम की सामान्य सभा में बैठक में भी इन सड़कों का मुद्दा जमकर गरमाया था। इसके बाद 15 से 30 सितंबर तक सड़कों का काम पूरा करने की बात कही गई थी, फिर भी काम पूरा नहीं हो पाया। जिन सड़कों का काम पूरा
नहीं हो पाया उनमें मुख्य रूप से तात्यापारा से राठौर चौक, अग्रसेन चौक, रामसागरा पारा और साथ ही महिला थाना से मजार चौक समेत कई सड़कों पर डामरीकरण शुरू नहीं हो पाया है। जिन सड़कों पर खुदाई की गई थी वो सड़कें बारिश में और धूल से ज़्यादा खराब हो गई हैं। इन सड़कों से उड़ने वाली धूल से लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। खराब सड़कों की वजह से सड़क में हादसे भी बढ़ रहे हैं और गड्ढों वाली सड़कों पर लोगों का चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। अमर टापू धाम में मेले लगने के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार करेगी। दरअसल मुंगेली में मुख्यमंत्री ने फोन पर घोषणा की, कहा नक्सलियों से मजबूती से लड़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 18 लाख वंचित परिवारों को आवास देने का जो वादा किया उसे अब पूरा करने की कवायद है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं साय ने मुंगेली में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह को फोन से संबोधित किया और बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने अमर टापू धाम मेले के लिए हर साल 10 लाख रुपए देने की बात कही है। बिलासपुर स्थित जीजीयू के कुल उत्सव में शामिल होने पहुंचे सीएम साय ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर गुरु घासीदास का अवतरण हुआ। आज बाबा के आशीर्वाद से मुझ जैसे छोटे किसान को भी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। धान की खरीदी भी अब 31 रुपए प्रति क्विंटल में होगी। नक्सली हमले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ गई है। कांग्रेस ने पूछा कि मोदी की गारंटी क्या हुआ, किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी का भुगतान कब किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है और मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने शपथ भी ले ली है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की उस गारंटी का क्या हुआ जिसके बल पर आज की बीजेपी की सरकार बनी है, तो वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भावेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सवाल पूछा कि मोदी की गारंटी दी गई थी उसका क्या हुआ। जब से किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की गई थी करने की घोषणा की गई थी और अब 21 क्विंटल धान कब से वो बेच सकेंगे। इन सब तमाम सवालों को लेकर के इन्होंने बीजेपी से सवाल किया, क्योंकि धान खरीदी चल रही है और किसान परेशान हैं। क्या होगा उनका भविष्य, क्योंकि उन्होंने तो आपकी गारंटी पर भरोसा कर सत्ता में बैठा दिया। आपका पहला फर्ज बनता था कि किसानों के हित में फैसला ले और उन्हें उनका हक मिले। फिलहाल ये सभी सवाल कांग्रेस ने बीजेपी से किए हैं। कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें डोनेट फॉर देश नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। हर बूथ से 10 घरों से 138 रुपए कांग्रेस के नेता मांगने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने चंदा जुटाने के लिए देश भर में सोमवार से क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की है। डोनेट फॉर देश के नाम से शुरू किए गए इस अभियान के तहत कांग्रेस ने कार्यकर्ता के प्रत्येक बूथ के 10-10 घरों में जाकर कम से कम 138 रुपए का सहयोग मांगा जाएगा। यही अगर बात करें इससे ज़्यादा सहयोग करना चाहे तो 1380 या फिर 13,800 रुपए दान करने का अनुरोध किया जाएगा। यानी कि 138 रुपए के ही गुणांकों में सहयोग लिया जा रहा है, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके। बताया गया कि कांग्रेस ने इस क्राउड फंडिंग के लिए 2 चैनल बनाए हैं। इसमें से एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल और दूसरा आधिकारिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वेबसाइट शामिल है। एमसीबी में पूर्व सीएम के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। पूर्व विधायक प्रतिनिधि ने भूपेश बघेल के साथ लगी अपनी फोटो नाली में फेंकी। अब इस पर कार्यवाही की मांग हो रही है। दरअसल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो को कांग्रेस पार्टी के ही नेता राजेंद्र पांडे द्वारा नाली में फेंकने का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कार्यवाही की मांग भी की है। वहीं दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ फोटो में राजेंद्र पांडे नाम का शख्स है। राजेंद्र पांडे कांग्रेस शासन काल में पूर्व विधायक गुलाब कमरो के भरतपुर सोनहत से विधायक प्रतिनिधि और किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव हैं। वह गुरु कृपा मेडिकल दुकान के संचालक भी हैं। तो वहीं उसके दुकान से कुछ ही दूरी पर नाली पर ये फोटो पड़ा हुआ मिला है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता इस्लाम खान का कहना है कि वह लगभग कई सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस पार्टी में पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस्लाम खान की चाय की एक छोटी सी दुकान है। वहीं दुकान के सामने जब नाली साफ कर रहे थे तो उनकी नज़र इस फोटो पर पड़ी, जिसको लेकर अब कार्यवाही की मांग लगातार की जा रही है।
टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल निर्माण के लिए 109 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की गुजारिश की है। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के हॉस्पिटल भवन निर्माण कार्य की पूर्णता हेतु आगामी बजट में 109 करोड़ रुपए का प्रावधान करने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मौखिक चर्चा उपरांत इन्हें पत्र प्रेषित किया है। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी, जो कि अस्थायी भवनों में संचालित की गई थी, मगर मेडिकल कॉलेज की आधारभूत ढांचे की कमी के कारण भर्ती की दृष्टि से यहां 2 बार 0 वर्ष घोषित किए गए, यानी कोई भी एडमिशन नहीं हुए। वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बतौर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मार्च 2019 में मेडिकल कॉलेज के नवीन भवन की नींव रखी गई और इसका प्राथमिक बजट 374 करोड़ रुपए था। छत्तीसगढ़ में 50 लाख का वेतन घोटाला देखने को मिल रहा है, जहां राजीव नगर पंचायत में 43 कर्मचारी हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। ऐसे में बात करें तो 4 साल से इनको भुगतान भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कर्मचारियों के वेतन में 50 लाख रुपए का घोटाला हो गया। आरोप है कि राजीव नगर पंचायत में 43 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन को भुगतान 53 को किया जा रहा है। 4 साल से ये फर्जीवाड़ा जारी है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार यानी RTI के माध्यम से मांगी गई जानकारी के बाद हुआ। नगर पंचायत में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 43 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इनके वेतन को भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए किया जा रहा है, लेकिन लिस्ट में 10 अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम जोड़े गए हैं। हालांकि सीएमओ का कहना है कि वे सफाई कमांडो हैं, जिनका पेमेंट एजेंसी के साथ किया जा रहा है। RTI कार्यकर्ता विनीत पारख ने बताया कि सरकार से जारी नोटशीट के मुताबिक नगर पंचायत में 43 कर्मचारियों की भर्ती होनी थी। इनमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्मचारी शामिल है। अगर 10 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी कमांडो हैं तो निर्देश के मुताबिक उनकी भर्ती के लिए ई-टेंडर होना था या फिर मैनुअल किया गया। इसको लेकर अब सवाल खड़े होने लाजमी है।